अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। गर्मी के मौसम में उड़द की खेती करके ले अधिक पैदावार। गोभी वर्गीय फसलों में करे डायमंड बैक मॉथ किट का समेकित नियंत्रण। अपने राज्य के जिन किसानों के खेत खाली हो गए हैं, वे किसान इस समय इन खाली खेतों में उड़द की बुवाई कर सकते हैं। लेकिन उड़द का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्नतशील किस्मों का चयन करें। खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए बीजों की बुवाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आप कैसे करें इन कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संजय सिंह। आज हम आपको उड़द की खेती के बारे में जानकारी देंगे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि उड़द का जो रकबा है वो इस समय खरीफ से होते हुए गर्मी तक पहुंच गया है, और मुझे जहां तक ये महसूस हो रहा है कि कम से कम कई गुना एरिया, ये समझ लीजिए कि आपका गर्मी में बढ़ा है उड़द का। उड़द की फसल से अधिक उत्पादन लाने के लिए उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना जरूरी होता है। तो आप गर्मी के मौसम में अच्छे उत्पादन के लिए PDU-1, T9, TPU-4, LVG-20 आदि में से किसी भी किस्म का चयन करके बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें किस तरह की भूमि की जरूरत होती है, तो यहाँ आपको बताना चाहूंगा मैं कि उड़द की खेती के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल, जिसे हम काला कपास, काली मिट्टी जो कपास के लिए सबसे अनुकूल है वो वाली मिट्टी, या दूसरे बलुई दोमट हम जैसे सैंडी लोम बोलते हैं, वो जमीन इस फसल के लिए सही मानी जाती है। और अब दूसरी चीज़ हम बता रहे हैं कि अब हम अगर ऐसी तरह की ज़मीनें हमारे पास हैं तो हम इसकी भूमि की तैयारी करें कैसे। तो किसान भाई यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जिनके खेत पहले से खाली पड़े हुए हैं उनके मैं बात बताना चाहूँगा कि पहले वो एक बार कल्टीवेटर से पूरे खेत की गहरी जुताई कर दें। उसके बाद आपका डिस्क है उसको पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरी करें। मिट्टी को भुरभुरी करने के बाद तीसरा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आता है आपके लिए वो होता है आपका पहले पलेवा करके डिस्क कल्टीवेटर के बाद डिस्क हैरो चलाए, उसके बाद आप पूरा स्क्रैपर से बढ़िया सा आपका मतलब समझ लीजिए उसकी मिट्टी को आप बढ़िया समतल बनाइए। इससे क्या हो जाता है कि अगर आपने समतल जमीन में अगर बोया हुआ है तो समतल करके बोया हुआ है तो मान के चलिए कि 5 से लेकर के 8% मैक्सिमम 10% तक उत्पादन में आपकी वृद्धि सिर्फ समतल करके बोने से हो सकती है।
किसान भाइयों की किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नत्रजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 20 किलोग्राम, पोटाश 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। तीसरी चीज अब आपको बताना चाहेंगे, बीज दर कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप कुछ ऐसे लोग अगर इस चीज को, हमारे किसान भाई हैं सुन रहे हैं और वो बीज से बीज बनाना चाह रहे हैं और शुद्ध बीज बनाना चाह रहे हैं, तो हम उनको हमेशा 8 से लेकर 12 किलो तक का प्रति एकड़ का सलाह देते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेन उत्पादन करना चाहते हैं, चाहते हैं कि हमारा 1 एकड़ में ज्यादा उत्पादन हो और हम उसे बाजार में बेचें, तो किसान भाई उसको कम से कम 15 से लेकर 20 kg मिला करके आपको बुआई कर देना है। चौथी चीज जो हम बताना चाहेंगे यहाँ पर उपचार का, बीज उपचार का। किसान भाइयों आप ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। बीज उपचार में एक चीज ये है आपका कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम 37.5%, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बाजार में उपलब्ध है। इसको आप 2 से लेके 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से इसको ट्रीट करें। उसके बाद जब इस ट्रीट करने के बाद सूख जाता है, आधे घंटे बाद ये बीज में मिलाने के बाद, तो उसमें 2 कल्चर जैसे राइजोबियम 5 ml प्रति केजी के हिसाब से और आपका PSB 5 ml प्रति केजी के हिसाब से आप इन दोनों को फिर से मिला लें। मिला करके बीज जब सूख जाता है तो उसे DAP में मिला करके बोनी करें। आप यहाँ ध्यान दें कि करीब लाइन से लाइन के जो बीज की दूरी होनी चाहिए 30 सेंटीमीटर के नीचे नहीं होनी चाहिए। और हम लोग खासकर ये भी ध्यान देते हैं पौधे से पौधे के बीज की दूरी वो 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर। अगर आप 20 किलो बो रहे हैं, 15 से लेकर 20 किलो बो दे रहे हैं आप, तो ये लगभग ये दूरी मेंटेन हो जाती है आपकी। किसान भाइयों, उड़द की फसल में बसंत और ग्रीष्म ऋतु में 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। फसल पकने के 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देना चाहिए। खेत में पानी का भराव होने पर फालतू पानी को खेत से निकालते रहना चाहिए, जिससे मृदा में वायु संचार बना रहता है। खरपतवार नियंत्रण का, तो खरपतवार नियंत्रण में किसान भाई आप ध्यान दे लीजिएगा। इसमें जो हम लोगों ने बताया कि एक तो पहला यह है कि पहला प्री इमरजेंस, तो सबसे पहले यदि आपने अगर बुआई कर लिया, बुआई करने के बाद सूखे में बुआई किया है तो या यदि आपने पलेवा करके बुआई किया है, नमी है, तो 24 घंटे के अंदर में आपका पेंडीमेथ्रिन 1 से लेके 1.5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। अब ये कम से कम जो पानी उसमें होना चाहिए वो कम से कम पानी आपका 200 लीटर एक एकड़ के हिसाब से तय होना चाहिए। मतलब 200 लीटर पानी में आप 1.5 लीटर आपका पेंडीमेथ्रिन डाल करके आप समझिए स्प्रे कर दें। खास तरफ ये भी ध्यान देना है, स्प्रे आप हमेशा आगे से होकर पीछे तक करते, जैसे फिर भी आप पैर से चलें तो पैर से उसकी लाइन टूटे ना, क्योंकि फिल्म बनता है तो उससे क्या हो जाता है कि आपके जितने भी मतलब बीज जो उगेगा तो भाई पूरी सिर्फ बीज ही उगेगा, कचरा कोई भी नहीं उगेगा। ये रहे किसान भाइयों आपको मतलब उड़द के अच्छे बीज उत्पादन और अच्छी खेती का जैसे कर सकते हैं आप, ये तरीके हैं। अगर किसान भाई हमारे बताए गए इन तरीकों को यदि आप अपनाते हैं, निश्चित ही आपको अच्छी पैदावार मिलेंगी और आप अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बंद के पास खेत पर काम करते समय करंट की चपेट में आने से युवक झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुरू के सादुलपुर के मोढ़ावासी गांव में स्कूल को रेल का रूप दिया गया है। स्कूल को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए इसे एजुकेशन ट्रेन के रूप में विकसित किया गया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। देशाम पटरी पार क्षेत्र की में जाकर लोगों से मिले और पदयात्रा की, घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। उदयपुर की जिला स्पेशल टीम ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। फूलगोभी काफी लोकप्रिय सब्जी है। फूलगोभी की बाजार में काफी मांग रहती है।
इसीलिए प्रदेश के किसान इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन इस समय गोभी की फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिनसे डायमंड बैक मॉथ कीट फसल के उत्पादन में भी भारी गिरावट लाता है। तो इस कीट का समेकित नियंत्रण आप किस प्रकार करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार से। गोभी का पतंगा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड बैक मॉथ कहते हैं, ये छोटा सा पतंगा होता है, लार्वा होता है, जो गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी, पात गोभी, बहुत बार देखा गया है कि ये सरसों इत्यादि पे भी पाया जाता है। इसका पहचान ऐसा है कि इसके पंख पे ऐसी 3 धारियां सफ़ेद होती हैं कि जो जब पंख दोनों मिल जाते हैं वो 3 कोने शेप में होते हैं, 3 हीरे के आकार के हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम जो पड़ा डायमंड बैक मॉथ, इसी के चलते पड़ा। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैक मॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। इसका जो मादा है वो करीब 60 अंडे एक बार में दे देती है। अकेले देती है या कभी कभी समूहों में भी अंडे दे देती है ऊपरी सतह पर पत्तों के। जो छोटा बच्चा होता है, लार्वा होता है, वो अंदर ही उसको खनन करता है पत्तों को और इससे क्षति होता है, जिसको देख नहीं पाते हैं। और ये पत्ता तब किसान भाइयों को पता चलता है जब उसका जो मल मूत्र है, मल त्यागता है कीड़े का, वो हमें दिखता है। तब पता चलता है कि हमारे फसल पे इस कीड़े का आक्रमण हो गया है। जो लार्वा का दूसरा अवस्था होता है, शिशु का दूसरा अवस्था होता है, वो ज़रा दिखने लगता है और वो ज़्यादा पत्तियों को काटता है और कभी कभी आपको पत्ते छेद छेद जैसे भी दिखने लगते हैं। ये नुकसान करते हैं और उसके बाद कालांतर में जाके जो फल होता है उसको भी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए खेत की गहरी जुताई करें ताकि कीट और रोग के जीवाणु पक्षियों द्वारा खा लिए जाएं अथवा तेज धूप में नष्ट हो जाएं। पौध के रोपण से पहले जड़ का इमिडाक्लोप्रिड द्वारा उपचार करें। कीट एवं रोग रोधी प्रजाति का चुनाव करें। रोकथाम के उपाय के लिए पौधशाला से ही हमें देखभाल करना पड़ेगा। पौधशाला में जब हम लगाते हैं बीज, उसके 10वें, 20वें और 30वें दिन पे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% का छिड़काव करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है। किसान भाइयों, इसमें जैविक नियंत्रण गोभी का पतंगा में आप बायोपेस्टिसाइड जो है बैसिलस thuringiensis 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। जहां जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है और जो ऑर्गेनिक ना भी करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। आगे जाकर किसान भाई को आक्रमण होने पर स्पाइनोसेड नामक एक दवा है, 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, चूड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़ कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। अपने खेतों पे 12 प्रलोभन प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएंगे तो इसका जो पतंगा है वो फंस जाएगा, नर पतंगा फंसेगा, जिससे मादा के साथ मिलन नहीं होगा और अंडे नहीं देगी, तो आगे आपका नुकसान नहीं होगा।
इसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है, निमोली का जो है 5% बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। इसका भी 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं 10 दिनों के अंतराल पर। ये 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के दर से दवा का छिड़काव करें तो ये इस तरह से दोहरा फायदा होगा और पर्यावरण अनुकूल, ये हमारा जो नियंत्रण होगा वो पर्यावरण अनुकूल होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। सुखे थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को 11 जिंदा कारतूस और 2 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने करोड़ों रुपए की ठगी कर फरार हुए एलबी ग्लोबल कंपनी के निदेशक ब्रांच मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। एफडी और आरटी के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ऐड कर फरार हो गए थे। बारां जिले के छबड़ा थाना क्षेत्र में 4 महीने पहले सोने मकान में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया है। बारां जिले के सिवलिया गांव में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला धौलपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इन 2 दिनों के दौरान 6 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। इन 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 23 से 32% के बीच और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 7 से 14% के बीच रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जायद भिंडी व सब्जियों की बुआई करें। गर्मियों में हरे चारे के लिए ज्वार, बाजरा की बुआई करें और हाइब्रिड हाथी घास लगाएं। सब्जियों की फसलों में मौसम की स्थिति के अनुसार कृषि रसायनों का प्रयोग करें। बेर के पौधों की छटाई अप्रैल माह में की जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे उर्वरकों की संतुलित मात्रा जानने के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए खेत की मिट्टी का नमूना लें। कटाई के बाद अपनी कृषि उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि रबी की फसल काटी जा चुकी है तो जायद मूंग की उन्नत किस्मों की बुआई करें। मूंग की उन्नत किस्मों में IPM 2-3 SML 668 की बुआई करें। टमाटर की फसल में फल छेदक कीट को नियंत्रित करने के लिए न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस यानी NPV 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर फूल आने के समय और दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद वेसिलियस थुरिएंजिस का 0.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और दूसरे छिड़काव के 15 दिन बाद नीम की निबोली 5% का छिड़काव करें। यदि मौसम साफ हो तो आम के फलों के गिरने की रोकथाम के लिए NAA 20 से 25 मिलीग्राम और प्लेनोफिक्स 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। मिर्च की फसल में थ्रिप्स कीट के नियंत्रण के लिए मिर्च के बीज को इमिडाक्लोप्रिड
48 FS की 10 मिलीलीटर मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ घोलकर पौध उपचार करें। ब्याने वाले पशुओं को प्रसूता ज्वर से बचाने के लिए प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण दें और पशुओं के आहार में खली, चूरी चापड़, दलिया और नमक मिलाकर दें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव आमला, जिला अलवर के योगेश कुमार ने। आपने मशरूम उत्पादन में आने वाली समस्याओं के समाधान पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई अगर चाहें तो इसकी खेती हम लोग सालों भर कर सकते हैं। खास करके 4 मशरूम की खेती की जाती है, जैसे बटन है, ओयस्टर है, पैडी स्ट्रॉ है और मिल्की मशरूम है। हर फसल की भांति मशरूम के उत्पादन करने में कई तरह की समस्याएं आती है, जो कि मशरूम कक्ष का सही प्रबंधन नहीं करने की वजह से होती है। इसलिए प्रशिक्षण लेकर सही प्रबंधन की जानकारी लेकर ही मशरूम की खेती करनी चाहिए। तो इसमें कई एक बीमारियां आती हैं, जैसे ड्राई बबल है, वेट बबल है, इंकी कैप है, उसके बाद आपका ग्रीन मोल्ड है, ब्लैक मोल्ड है और कुछ सूत्रकृमि भी लग जाते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट का भी प्रकोप हो जाता है। तो ऐसे बीमारियां आने पे हम लोग अपना जो उत्पादन होना चाहिए मशरूम का वो बहुत हद तक प्रभावित हो जाता है। तो पहले क्रम में आता है ड्राई बबल, जो वर्टिसिलियम नामक स्पीसीज से होता है। एक तरह का फफूंद जनित रोग है। इसका लक्षण इस प्रकार के है, ऊपर से क्या होगा कि छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे, फल जो है पूरा प्रफुल्लित नहीं हो पाता है, छोटे छोटे रह जाते हैं। और इसके निदान हेतु हम लोगों को जो भी कंपोस्ट बनाते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान देना है कि पीएच खास करके जो 7 के आसपास होना चाहिए वो मेंटेन हो। खाद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी प्रकार का अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। और जब इसमें मटन मशरूम की जब फ्रूटिंग होने लगती है उस समय हम लोग खास करके 18 से 20 तक इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन अगर करके रखें तो ये ड्राई बबल से हम लोग निजात पा सकते हैं। हरी फफूंद ये एक सामान्य रोग है। इसमें मशरूम पर हरे बैगनी रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जो धीरे धीरे पूरे मशरूम कक्ष में फैलने लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए फार्मेलिन घोल में कपड़े को डुबोकर और प्रभावित क्षेत्र यानी रैक को अच्छी तरह से पोंछ दे और फॉर्मालिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा बीज के इस्तेमाल के शुरुआत से ही। उस समय हम लोग चयन करें अच्छे शुद्ध बीज का और बिजाई करने के उपरांत क्या करें, थोड़ा सा अपने झोपड़ी या कक्ष में हम लोग फॉर्मेलिन का घोल बना करके 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके पूरे फर्श पर दीवार पर उसका छिड़काव कर दें। और साथ ही साथ बेवेस्टिन जो कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल बना करके उसमें दीवारों पर, फर्श पर, छत पर सबको पहले बढ़िया से स्प्रे कर दे। उसके बाद ही बैग को अपने पुनः स्थापित करें। लेकिन अगर किसी बैग में अगर ज़्यादा कंटामिनेशन हो, ज़्यादा हरा रंग दिखाई दे रहा हो तो उस बैग को हम लोगों को वहाँ से हटा करके अलग कर देना चाहिए और कहीं दूसरे जगह ले जा करके गड्ढे में उसको गाड़ देना चाहिए। एक अन्य बीमारी आती है इंकी कैप, जो कि ओयस्टर मशरूम में भी देखा जाता है और बटन मशरूम में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग स्पॉनिंग करते हैं, बिजाई करते हैं, तो बैग के अंदर में ही एक वीड, एक खरपतवार की तरह जो है उसमें छोटा छोटा लंबा डंठल लिए, छोटा सा टोपी लिए हुए लगेगा कि ये फॉल्स मशरूम कहते हैं इसको, छोटा छोटा लगेगा कि मशरूम ही निकल गया, लेकिन वो मशरूम का खरपतवार है। वो
उसके निदान हेतु हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, जो धान या गेहूं का हम लोग नेवारी या पुआल का जो कुट्टी काटते हैं ओएस्टर के केस में, या हम लोग बटन मशरूम में जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, उस समय हम लोगों को अपने कंपोस्ट को बढ़िया से स्टरलाइज करना चाहिए केमिकल के माध्यम से या हॉट वाटर ट्रीटमेंट के माध्यम से। केमिकल में हम लोग फॉर्मेलिन 1% और बेवेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़िया से उपचारित कर ले, तो इस तरह का हम लोग इंकी कैप से निजात पा सकते हैं। फिर भी अगर इंकी कैप बैग में अगर दिखाई दे तो उसको हम लोगों को पन्नी थोड़ा सा हटा करके इंकी कैप को हम लोग को सैनिटाइज कर लेना चाहिए, मतलब हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, छोटे छोटे चिमटों के माध्यम से निकाल दे, तब इसका आगे प्रभाव बहुत हद तक कम जाता है। कीड़े मक्खियों की समस्या, सैक्रिड मक्खियाँ, फॉरेड मक्खियाँ, सेसिड मक्खियाँ मशरूम और स्पॉन की गंध पर हमला करती है। ये कीट मशरूम पर अंडे देती है और फसल को नष्ट कर देती है। इनकी रोकथाम के लिए मशरूम कक्ष के प्रवेश द्वार, खिड़कियों और रोशनदानों पर पर्दा लगा दे। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें। कुटकी या पिल्लू, ये बहुत पतले व रेंगने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो मशरूम पर दिखाई देते हैं। ये हानिकारक नहीं होते हैं, किंतु जब ये बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं तो नुकसान बहुत पहुंचा जाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए मशरूम कक्ष और आसपास में साफ सफाई की व्यवस्था रखें तथा दवा का घोल बनाकर छिड़काव करें। जब भी मशरूम कक्ष में जाएं तब हाथ व पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लें और मुंह पर मास्क जरूर लगाएं। इसके बाद अन्य बीमारी आती है सड़ने वाली, जो जीवाणु से होता है, सड़न रोग पैदा होता है। तो इसमें भी देखा जाता है कभी कभी कि बैग जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं पोषाधार का या सबस्ट्रेट का, तो उसमें नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा रह जाती है। जैसे हम लोग बिजाई के समय देखना चाहिए कि जब हम लोग मुट्ठी बांध करके निचोड़ते हैं तो उसमें से किसी तरह का पानी चूना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा मॉइस्चर में अगर बिजाई कर देते हैं तो ये सड़न रोग भी पैदा हो जाता है जो जीवाणु से होता है। तो इसमें क्या करें कि ओएस्टर के केस में अगर इस तरह का बीमारी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 17-18 छिद्र बना देते हैं और 2-4 छिद्र बेस में नीचे में बनाते हैं, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो तो वहाँ से अवशोषित होकर के एरिएशन होकर के वो थोड़ा सा मॉइस्चर कम जाए। और फिर भी अगर काला भूरा धब्बा अगर दिखाई दे रहा है बैग के चारों तरफ तो और सड़ने की प्रक्रिया अगर हो रही है तो इसमें स्टेप्टोसाइक्लिन या स्टेप्टोमाइसिन जो पाउडर या लिक्विड दोनों में आता है, उसका पानी में घोल करके बैग के ऊपरी परतों पर अगर हम लोग पन्नी के ऊपर से छिड़काव करते हैं तो देखा जाता है कि इससे हम लोग निजात पा लेते हैं। सूत्रकृमि की विभिन्न प्रजातियां मशरूम की फसल में हानि पहुंचाती है, परंतु भारत सहित विश्व भर में एफ्लेंको आइडिस कंपोस्टिकीला सबसे हानिकारक प्रजाति है। यह सूत्रकृमि माइसीलियम का रस चूसकर मशरूम को नुकसान पहुंचाता है और 13 से 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी वृद्धि करता है, जो कि मशरूम के आकार को प्रभावित करता है। मशरूम को नुकसान से बचाने के लिए मशरूम उत्पादन घर और उसके आसपास के स्थानों को साफ रखें और 5% फॉर्मेलिन के घोल का छिड़काव करें, जिससे कि मक्खी मच्छर इत्यादि न पनप पाए। साथ ही कच्चे फर्श पर कंपोस्ट नहीं बनाएं और कंपोस्ट में मिट्टी न मिलने दें। इसके लिए सीमेंट के फर्श का प्रयोग करें। उत्पादन के उपयोग में आने वाले सभी यंत्रों को 5% फॉर्मेलिन से उपचारित कर प्रयोग में लें। कंपोस्ट में 2 से 5% सूखी नीम की पत्तियां मिलाएं, जो कि सूत्रकृमियों के वृद्धि गुणन को रोकने में सहायक होती है। मशरूम या खुम्ब की फसल में कीटनाशकों का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि मशरूम कीटनाशकों के प्रति बड़ी सहिष्णु होती है और कीटनाशकों का प्रभाव सीधा मशरूम पर होता है। यदि सूत्रकृमियों का प्रकोप आर्थिक हानि स्तर से अधिक होता है तो उस समय थाउनाजिन का 30 ppm को कंपोस्ट में प्रयोग करें। सूत्रकृमियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com।